भाग 2। आमंत्रित राजाओं और राजकुमारों, आप सब मेरा मुंह क्या देखते हो? टूट पड़ो इस हत्यारे विक्रम के ऊपर और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो। यह लुटेरा राजकुमारी का अपहरण करने आया है। यह देशद्रोही है। निमंत्रित राजा और राजकुमार विक्रम की ओर दौड़ पड़े। रंगभूमि अब रणभूमि बन गई। लोहे से लोहा टकराने लगा। विक्रम ने 4-5 राजाओं का वध कर दिया। उसकी तलवार फिरकी की तरह नाच रही थी। राजकुमारी सोना भी लड़ रही थी। वह लड़ते लड़ते विक्रम के सामने आ गई थी। तभी एक सखी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, समय कम है, राजा विक्रम के गले में वरमाला डालो। इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। सोना के एक हाथ में टूटी फूटी वरमाला रह गई थी। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। तलवार की नोक पर लटकाकर जो वरमाला उछाली तो राजा विक्रम के गले में जा पड़ी। उपस्थित समुदाय चकित होकर इस दृश्य को देखने लगा। कुछ को हर्ष हुआ तो कुछ विषाद में डूबे। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, राजकुमारी, तुम चिंता मत करना, मैं इन राजाओं को अभी देखता हूं। इतना कहकर उसने 2 राजाओं को और काट डाला। तभी उसे एक अवसर मिला। उसने राजकुमारी को उठाया और द्वार की ओर भाग पड़ा। द्वार पर उसका प्रसिद्ध घोड़ा बेदुले खड़ा था। राजा विक्रम शीघ्र ही घोड़े पर सवार हुआ और राजकुमारी को लेकर छुमंतर हो गया। राजा देवराज बड़बड़ाता रह गया, विक्रम सिंह, मैं नीरू नगर को जलाकर राख कर दूंगा। तुमने राजकुमारी का अपहरण कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा देवराज बड़ा दुखी था। यदि उसे पता होता कि विक्रम सिंह सोना के स्वयंवर में बिना बुलाए आ जाएगा और राजकुमारी का अपहरण करके ले जाएगा, तो वह कभी स्वयंवर का निर्णय नहीं करता। वह अपनी भूल पर पछताने लगा। इस संबंध में देवराज ने अपनी रानी से परामर्श किया। रानी ने भी परामर्श देने में असमर्थता प्रकट की। अंत में राजा ने दरबार लगाया। उसने दरबारियों से कहा, सभासदों, लुटेरे विक्रम सिंह ने धृष्टतापूर्ण कार्य किया है। आप सब लोगों को इस पर विचार करना है। विक्रम ने हमारा अपमान कर हमें ललकारा है। हमें यह विचार करना है कि इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए। यदि हम चुप होकर बैठ जाएंगे तो वह कल को कोई अन्य दुष्टता का कार्य करेगा। देवराज के विचार सुनकर दरबारी आपस में विचार विमर्श करने लगे। तभी एक दूत के आने की सूचना मिली। दूत नीरू नगर से आया था। राजा देवराज को दूत से मिलने की उत्कंठा जागी। उसने दूत को बुलाने की आज्ञा दी। थोड़ी देर में नीरू नगर राज्य का दूत शिव सिंह उपस्थित हुआ। उसने देवराज को प्रणाम किया और एक पत्र राजा की सेवा में रखता हुआ बोला, अन्नदाता, यह पत्र राजकुमारी सोना ने भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी है कि महाराज इसे स्वयं पढ़े, इसलिए मैंने पत्र को आपके हाथों में दिया है। देवराज ने पत्र को देखा। उसने पहचान लिया, पत्र में सोना के हाथ की ही लिखावट थी। राजा उस पत्र को जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। सब दरबारी बड़ी उत्सुकता से राजा का मुख देख रहे थे, परंतु किसी में इतना साहस नहीं हो रहा था कि वह राजा से पत्र का विषय पूछे। पूरा पत्र पढ़ने के बाद राजा ने सभासदों की ओर देखा और कहा, दरबारियों, बुद्धिमती राजकुमारी ने इस पत्र में एक ऐसी बात लिखी है जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। राजकुमारी सुन ही चुकी थी कि विक्रम सिंह खानदानी राजपुत्र नहीं है। अतः उसने राजमहल में पहुंचते ही राजा की योग्यता की परीक्षा लेने का आयोजन किया। उसने 2 मनुष्यों को एक स्थान पर खड़ा किया। फिर अपने जोड़े से 2 फूल निकालकर उन दोनों मनुष्यों के हाथ पर रख दिए। तुरंत ही फूल उठाकर उसने राजा से कहा, ये 2 फूल हैं, लाल और सफेद। राजा को जो फूल पसंद हो उठा ले। विक्रम ने लाल फूल उठाया।
जो राजकुमारी के मतानुसार वीरता का प्रतीक था। सोना की इस परीक्षा से हम भी संतुष्ट हैं। ईश्वर ने हमारी बहुत बड़ी चिंता को दूर कर दिया। अब हम राजा विक्रम सिंह का स्वागत बड़ी धूमधाम से करेंगे। इतना कहकर राजा देवराज ने दीवान को आज्ञा दी। राजा विक्रम सिंह और राजकुमारी सोना को लाने के लिए दूतगामी रथ तथा सेना भेजी जाए। आप स्वयं भी उस रथ के संग जाएंगे। हम अपनी पुत्री का राजा विक्रम के साथ विधिवत विवाह करेंगे। दीवान ने राजा देवराज की आज्ञा शिरोधार्य की और चला गया। ठीक 8वें दिन जब रथ पर सवार होकर राजा विक्रम सिंह तथा राजकुमारी सोना पूसा नगर में प्रविष्ट हुए तो राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रजा ने उन दोनों के ऊपर प्रसन्नों की वर्षा की। विक्रम सिंह तथा राजकुमारी सोना बड़े प्रसन्न थे। राजा विक्रम सिंह इस खुशी में कई दिनों तक दरिद्रों को दान दक्षिणा देता रहा। जो भी राजा देवराज या राजकुमारी सोना की प्रशंसा कर देता, राजा उसकी मुट्ठियां मोतियों से भर देता। अभी यह सब चल रहा था। राजा विक्रम को राजा देवराज के महल में रहते 8 दिन हो गए थे। राजा प्रजा राज कर्मचारी सभी खुशियों के झूले झूल रहे थे कि अचानक संध्या समय गुप्तचरों ने सूचना दी। महारानी सोना को प्राप्त करने के लिए कई राजाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया है। पूसा नगर का राज्य कभी भी लाशों का नगर बन सकता है। वे सब राज्य पर हमला करने का विचार कर रहे हैं। राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ गया। उसने अपने ससुर देवराज से कहा, महाराज, अन्याय कभी सत्य के द्वार पर नहीं सजाया जा सकता। हम इस अन्याय का विरोध करेंगे, आप चिंता ना करें। अत्याचारी राजाओं ने अभी विक्रम सिंह के लोहे की गरिमा नहीं देखी थी। यदि उन लोगों ने यह भूल की तो हम उनको नष्ट कर देंगे। मैं इसी समय अपनी सेना बुलाने के लिए शानदारी सवार को भेजता हूं। राजा देवराज कुछ संतुष्ट हुए। तभी गुप्तचर ने कहा, महाराज, चंद्रनगर राज्य का राजा वीरसेन बड़ा दुष्ट है। रानी सोना से वह विवाह करना चाहता था। यह योजना उसी ने बनाई है। सेना को तैयार कर आप सबसे पहले चंद्रनगर पर ही धावा बोल दीजिए। अभी उसका संग सक्रिय नहीं हो पाया है। चंद्रनगर पर हमला देखकर राजा वीरसेन के हाथ पैर फूल जाएंगे। वह अपने राज्य को बचाने में जुट जाएगा। इस प्रकार उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी और उसका संग भी टूट जाएगा। गुप्तचर का परामर्श विक्रम सिंह को बहुत पसंद आया। उसने एक तर्क रखा, हमको राजा वीरसेन की शक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि परिणाम हमारे विरुद्ध हो जाए। अन्नदाता, मैंने वीरसेन की शक्ति का भेद जान लिया है। उसके पास केवल 8000 सैनिक हैं। इसके विपरीत आपकी और पूषा नगर की सेना 30,000 हो जाती है। हमारे पास तोपे, हथगोले तथा नए नए अस्त्र शस्त्र हैं। हम चंद्रनगर को देखते देखते खाक में मिला देंगे। राजा विक्रम सिंह कुछ सोचने लगा। देवराज अपने दामाद का मुख देख रहा था। कुछ पल बाद विक्रम सिंह ने कहा, परियात्र, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि बिना लड़े वीरसेन का यह संग टूट जाए? गुप्तचर परियात्र ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसा तो कोई उपाय इस समय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं जैसा उचित समझूंगा करूंगा। परियात्र के जाने के बाद राजा विक्रम सिंह तथा देवराज युद्ध के बारे में विचार विमर्श करने लगे। जब वे किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो अपने अपने महल में चले गए। राजा विक्रम सिंह सोचने लगा, मैंने सोना से विवाह कर अच्छा नहीं किया। महाराज देवराज संकट में पड़ गए। यदि कई राजाओं की मिलीजुली सेना ने पूसा नगर पर हमला किया तो सोना की रक्षा कैसे हो सकेगी? क्या वह पूसा नगर के किले में सुरक्षित रह सकेगी? हमारे तथा
ससुर के राज्य की सेनाएं 8 राजाओं की सेनाओं का सामना करने में असमर्थ हो जाएंगी। सारी रात उसने इसी उधेड़ बुन में व्यतीत की। प्रातः का जब वह कलेवा ले चुका तो उसने देवराज से कहा, पिताजी, आप सारे नगर में मुनादी करा दें कि 8 राजाओं ने मिलकर पूषा नगर की श्री संपन्नता को नष्ट करने की धमकी दी है। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए। मैं चंद्रनगर पर धावा बोलने के लिए जा रहा हूं। राजा देवराज ने नगर भर में मुनादी कर दी। जो लोग वीर थे वे हथियार मांझने लगे और जो कायर थे वे कंदराओं में छिपने की योजना बनाने लगे। उसी दिन शाम को विक्रम की निजी सेनाएं भी आ गई। विक्रम के मुख पर प्रसन्नता की छाया नाच उठी। उसने सेनापति को अपनी योजना समझाई। तभी रानी सोना ने आकर कहा, प्राणनाथ, इस अभियान में मैं भी सम्मिलित होना चाहती हूं, आज्ञा दी जाए। राजा विक्रम सिंह यद्यपि सोना की वीरता को अपनी आंखों से देख चुका था, फिर भी उसने सोना को संग चलने की आज्ञा नहीं दी। कुछ देर बाद विक्रम सिंह सेना को लेकर चंद्रनगर की ओर चल पड़ा। उसके भाले पर रोली का तिलक लगा हुआ था। वह घोड़े पर सबसे आगे चल रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि तारों के बीच चंद्रमा चल रहा है। पूसा नगर राज्य की सीमा काफी पीछे छोड़ने के बाद विक्रम सिंह ने सेनापति से पूछा, अपनी सेना चंद्रनगर राज्य में कब तक पहुंच जाएगी? सूर्य छिपने से पूर्व ही हम चंद्रनगर के दुर्ग को घेर लेंगे। पूषा नगर की रक्षा कहां तक संभव है सेनापति? उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें अन्नदाता। मैं वहां की रक्षा का भार सेनापति बेउल्ला पर छोड़ आया हूं। राजा विक्रम सिंह संतुष्ट हो गया। सूर्य छिपने से पूर्व ही राजा विक्रम सिंह ने चंद्रनगर के दुर्ग को घेर लिया। काली रात धरती और आकाश में फैली हुई थी। छोटे छोटे तारे लुप छुप कर रहे थे। ऐसे समय में विक्रम सिंह हवा से बातें करता हुआ दौड़ा चला जा रहा था। उसका घोड़ा फुर फुर करता तो वह उसकी गर्दन थपथपा देता। सहसा वृक्षों की ओर से एक आवाज आई। विक्रम सिंह ने कनखियों से उधर देखा। एक घुड़सवार पीछे चला आ रहा था। विक्रम सिंह ने छुरा निकाल लिया। वह घुड़सवार उसके निकट आ गया था। विक्रम ने उसको पहचानने का प्रयत्न किया, परंतु घुड़सवार का चेहरा बड़ा डरावना मालूम पड़ा। विक्रम का मन शंकाओं से भर उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चंद्रनगर का कोई जासूस हो। विक्रम ने घोड़े को ठीक उसके सामने डाल दिया। पहचाना? घुड़सवार कोई स्त्री थी। इतनी रात में यह स्त्री कहां जा रही है और कौन है यह? यकायक 2 प्रश्न विक्रम के मन में उछल पड़े। जब शंका बलवती हो उठी तो उसने घुड़सवार स्त्री से पूछा, कौन हो तुम? कहां से आ रही हो? स्त्री ने अचरज भरी आंखों से विक्रम को देखा। बोली, मैं पूषा नगर जा रही हूं। पूषा नगर? इतनी रात में? क्या कोई गुप्त कार्य है? उसे गुप्त तो नहीं कहा जा सकता, परंतु वह आवश्यक है। मुझे जाने दो। शीघ्र ही मुझे राजा देवराज को इसकी सूचना देनी है। विक्रम की उत्सुकता बढ़ी। उसने कहा, देवी, तुम कोई भी हो, परंतु इतना समझ लो कि मैं भी देवराज का हितैषी हूं। क्या मुझे नहीं बताया जा सकता कि वह कार्य क्या है? स्त्री ने कहा, मैं कैसे समझूं कि तुम राजा देवराज के शुभेच्छु हो? इसका प्रमाण मेरे पास है। इतना कहकर राजा विक्रम सिंह ने स्त्री को देवराज की मुद्रा दिखाई। स्त्री उस मुद्रा के सामने नतमस्तक हुई और बोली, अवश्य ही तुम देवराज के कोई विशेष दूत हो, परंतु बताने से पूर्व मैं एक वचन चाहती हूं। बोलो, क्या वचन चाहती हो? उस बात को सुनने के बाद भी तुम मेरे परिचय के बारे में कुछ नहीं पूछोगे। मैं वचन देता हूं। स्त्री ने एक बार विक्रम को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोली,
चंद्रनगर का राजा वीरसेन विक्रम की पत्नी सोना का अपहरण करने साधु के वेश में निकल पड़ा है। वह एक मायावी राजा है, किसी भी समय सोना रानी को उठाकर ले जा सकता है। मैं राजा देवराज को यह सूचना देने जा रही हूं। विक्रम ने उस स्त्री को मोतियों का एक हार इनाम में देते हुए ये कहा, तुम कोई भी हो, इतना सत्य है कि तुम राजा देवराज की शुभचिंतक हो। यहीं से लौट जाओ तुम। मैं राजा देवराज का विशेष व्यक्ति हूं। इसकी सूचना राजा को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, साधु वेशधारी चंद्रनगर का राजा अब शीघ्र मारा भी जाएगा। उस अत्याचारी ने नागिन को छेड़ने की ओर हाथ बढ़ाया है। सोना रानी इसको डस लेगी। वह अपनी रक्षा करना अच्छी तरह जानती है। स्त्री संतुष्ट होकर वापस लौट गई। विक्रम ने भी थोड़ी दूर जाने के बाद अपना घोड़ा मोड़ दिया। आंधी की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ वह रानी सोना के महल में आ धमका। रात का तीसरा पहर हो चुका था। सोना की अचानक नींद उचक गई। वह राजा विक्रम के बारे में ही सोच रही थी। तभी विक्रम ने उसके महल में कदम रखे। आप अचानक विक्रम को देखकर सोना की आंखों में अचरज का धनुष खिंच गया। हाँ, एक आवश्यक गुप्त सूचना पाकर मैं लौट आया हूं। यहां कोई अनहोनी घटना तो नहीं घटी? नहीं तो क्यों? सुनकर विक्रम संतुष्ट हुआ। वह सोने के पलंग पर बैठ गया और सोना को आश्चर्य से देखने लगा। सोना ने शंका भरी दृष्टि अपने पति पर डाली। बोली, क्या बात है महाराज? आप मुझे विस्फारित नेत्रों से क्यों देख रहे हैं? राजा विक्रम ने अपना मुख नीचे डाल दिया। बोला, मुझे सूचना मिली थी कि चंद्रनगर का राजा तुम्हें उठाकर ले गया है। जब उसे रणभूमि में सफलता नहीं मिली तो उसने यह नया छल किया। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें राजमहल में वापस जाने की आज्ञा दी, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ? राजा वीरसेन बड़ा मायावी है। वह जादू जानता है। उसने तुम्हारा अपहरण करने की योजना बना ली है। मित्रों, कथा बहुत ही उत्तम है। सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कथा को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।